everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोकली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हमने 8 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9 जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिसमें से पहला था 3 फाइनेंशियल डिसीजंस वाला, जो हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। बचा हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स एक साथ देखने वाले हैं। सो माइट भी हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंदी बन जाए, बट पूरी वीडियो देखना अनिवार्य है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि एक दिन तुम अपने सारे दोस्तों को लेके एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाविश रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। सब दोस्तों ने भर भर के वेज नॉन वेज ये वो पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किया। जब सबने खाना खा लिया और बिल पेमेंट की बारी आई तो तुमने बहुत ही ज्यादा टशन दिखाते हुए अपनी जेब से वॉलेट निकाला और सब दोस्तों को बोला कि आज का बिल तो तुम्हारा भाई पे करेगा। सब लोग बहुत ज्यादा खुश भी हो गए क्योंकि उनके पैसे बच रहे थे। लाविश रेस्टोरेंट में वैसे भी बहुत खर्चा आता है ना, तो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी कि करने दो इसी बेवकूफ को पैसे पे, हमारा क्या जा रहा है। बट उसके बाद हो गया तुम्हारे साथ एक हादसा क्या था कि जैसे ही तुमने अपना वॉलेट खोला तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा बुरे वाला अंधेरा कि वॉलेट में तुम्हें तुम्हारे पैसे दिखाई ही नहीं दिए। सोच के देखो कैसा फील होगा ऐसे सिनेरियो में। छोड़ो ये भी क्या सोचना है, तुम तो ये सोचो कि तुम्हारे साथ ऐसा मजाक हो कैसे गया, तुम्हारा वॉलेट खाली हो कैसे गया। जानते हो इसका आंसर है कि तुमने एक बहुत ही जरूरी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं की थी। क्या नहीं किया था? आंसर है फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की थी। तुमने कभी सोचा ही नहीं था कि वॉलेट को जब भी खोलो उसमें पैसे मिले। ये मेक श्योर करने के लिए इंसान को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, एक बार हादसा हो गया, नो वरीज। आगे ऐसा हादसा नहीं हो इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो। सो फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग 2 वर्ड्स फाइनेंशियल और प्लानिंग को मिला के बनाया गया एक नया वर्ड है, जिसमें फाइनेंस का मतलब होता है वो पैसा जो कि बिजनेस चलाने के लिए काम आता है। तो बिजनेस जिस पैसे से रन होता है उसे हम फाइनेंस बोलते हैं। वहीं पे प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में पहले से सोच के रखना, पहले से प्रेपरेशन करके रखना। तो किसी भी चीज की एडवांस प्रेपरेशन प्लानिंग कहलाई जाती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मतलब हुआ? पैसे से रिलेटेड एडवांस में प्रेपरेशन करना हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाया जाता है। ये मेक श्योर करना जरूरत के टाइम पे हमारे पास हमेशा एडिक्वेट अमाउंट में पैसे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाई जाती है। They say financial planning is essentially the preparation of financial blueprint of an organization's future operations. Organization के जो future operations होने वाले हैं उसमें कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ पैसे जाएंगे, किसमें कितना पैसा लगेगा, कहाँ से पैसे अरेंज होंगे, कैसे क्या करना है, ये सारी की सारी चीज़ें पहले से सोच के रखना, एडवांस में इसके लिए प्रेपरेशन करके रखना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखना हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम। इस सेंटेंस का क्या मतलब है उसे हम समझेंगे थोड़ा डिटेल्ड वे में जब हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये बोलते हैं It must be kept in mind that financial planning is not equivalent to or a substitute for financial management. ये बहुत ही बढ़िया लाइन यहाँ पे इन्होंने लिखी है जिससे अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रही है ये लाइन। बोल रही है
कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट इक्वल टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों एक चीज है, या फिर अगर आप एक चीज कर रहे हो तो आपको दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। एक पूरी प्रोसेस जिसमें प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है, ताकि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हम इस्तेमाल कर सके और एंड गोल को हम अचीव कर सके। याद है ना मैनेजमेंट की डेफिनेशन, बस वही बोली है मैंने यहाँ पे। वहीं पे प्लानिंग का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज के बारे में एडवांस में सोच के रखना, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये सारी चीजें पहले से सोचना हमारा प्लानिंग कहलाया जाता है। यहाँ मैनेजमेंट की प्रोसेस में भी मैंने बोला कि यहाँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, जबकि प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की जाती है। तो यहाँ खुद ही देख लो मैनेजमेंट कितनी बड़ी चीज है और प्लानिंग उसका सिर्फ एक हिस्सा है। आगे वर्ड फाइनेंशियल ऐड करने से क्या मतलब बदल जाएंगे दोनों चीजों के? बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंस की प्लानिंग कहलाई जाएगी, वेयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस की पूरी मैनेजमेंट कहलाई जाएगी, जिसमें प्लानिंग भी इंक्लूडेड होगा और उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूडेड होंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, वेयर एज फाइनेंशियल प्लानिंग एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, एक छोटी कॉन्सेप्ट है। ऐसा बोला जा सकता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन उसके अलावा और भी 10 चीजें करनी पड़ती हैं। तो इन्हें एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं बोला जा सकता है। कोक और थम्स अप को एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक समान होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन ये तो एक समान नहीं है, ये तो एक चीज बड़ी है, एक चीज छोटी है, तो आप कैसे एक को दूसरे का सब्स्टिट्यूट बुला सकते हैं? दैट्स नॉट राइट ना। फिर ये बोलते हैं इट enables the management to foresee the fund requirements both the quantum as well as the timing। यहाँ ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है जिसमें ये दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं, वन इज क्वांटम, दूसरा है टाइमिंग। ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के चलते हुए हमें ये पता चलता है कि हमें कितने पैसे की आवश्यकता है और कब हमें उस पैसे की आवश्यकता है। दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक चीज पे फोकस करने से काम नहीं चलेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों चीजों पे फोकस करता है। यहाँ मैंने ना बहुत कम सेंटेंसेस लिखे हैं आपके सामने स्लाइड में, सो मेक श्योर करना अपने आंसर में ये सारे सेंटेंसेस तो तुम इंक्लूड करो ही करो, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि यही सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा आता है और फिर आपको लिखते हैं कि कॉमेंट करो इस चीज पे, या ये सेंटेंस लिखा आ जाता है और आपको बोलते हैं इंपॉर्टेंस बताओ या ऑब्जेक्टिव्स बताओ। तो उसके लिए आपको समझ में आनी चाहिए पूरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्विन, मतलब दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें समझने हैं। इसके लिए हम लेंगे एग्जाम्पल मिस्टर राहुल का। सो राहुल भाई साहब को हो रही है बहुत ज्यादा क्रेविंग चॉकलेट खाने की, और ये चॉकलेट है पूरे 10 रुपए की। इनको ऐसे लगा कि यार अब तो मन हो ही रहा है, अब तो रहा नहीं जा रहा, चॉकलेट तो खा के ही रहूंगा। जैसे ही इन्होंने अपने पॉकेट में हाथ डाला, इन्होंने रियलाइज किया कि इनके पास तो पैसे हैं ही नहीं, इनकी पॉकेट तो पूरी की पूरी खाली है। तो यहां क्या समझ में आया आपको? यहां यह समझ में आया कि जरूरत के समय राहुल जी के पास पैसे नहीं है। ये तो हुआ एक सिनेरियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में अगेन राहुल भाई साहब को हो रही है चॉकलेट की क्रेविंग। चॉकलेट है पूरे 10 रुपए की, बट इस बार जब इन्होंने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो इनको मिले पूरे के पूरे 100 रुपए। ये 100 रुपए देख के तो ये खुशी हो गए। इस 100 रुपए से पहले तो इन्होंने 10 रुपए की चॉकलेट ले ली, फिर 2-4 वेफर्स ले लिए, फिर कुछ टॉफीज ले ली, फिर कुछ और अनछन सामान ले लिया। तो पूरे के पूरे 100 रुपए इन्होंने उड़ा दिए। ऐसा नतीजा हुआ इस चीज का
कि चॉकलेट तो ये पूरी खा गए, लेकिन इसके अलावा जितना भी सामान इन्होंने खरीदा था वो पूरा खाया ही नहीं गया और वेस्ट हो गया। ये है आपका सेकंड सिनेरियो। तो इस सिनेरियो से आप क्या समझे कि जरूरत के समय में राहुल जी के पास पैसे तो थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा थे। पहला सिचुएशन क्या था कि जरूरत के समय राहुल जी के पास पैसे नहीं थे। दूसरा सिनेरियो क्या है कि जरूरत के समय पैसे तो थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा थे। अब आप इन दोनों ही सिनेरियोस को अच्छे से सोचिए और मुझे बताइए कि क्या ये दोनों ही सिनेरियो सही हैं? क्या ये दोनों ही सिचुएशन सही हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? ऑब्वियसली आपका भी आंसर होगा नो। जरूरत के टाइम पे पैसे नहीं है, ऐसा भी कभी किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, और जरूरत के समय जरूरत से ज्यादा पैसे हैं, ऐसा भी किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो उसका आंसर ये है कि अगर पैसे होंगे नहीं तो आपका काम रुक जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, और अगर जरूरत से ज्यादा पैसे हुए तो आप करेंगे वेस्टेज। ये दोनों ही सिनेरियोज आपकी लाइफ में नहीं आए, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग को आपकी लाइफ में आना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के यही दोनों ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि कोई इंसान ना तो बिना पैसे के रहे, ना इतने सारे पैसे के लिए रहे कि उसको उतने पैसे की जरूरत ही नहीं थी। सो यहां ये बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें पहला है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी हमें पैसे की जरूरत है उस टाइम पे हमारे पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। मतलब बिना मतलब के, बिना यूजेज के रिसोर्सेज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रेज नहीं करे। ये दोनों ही इंश्योर करना फाइनेंशियल प्लानिंग का काम होता है। यहां ये बोलते हैं this include a proper estimation of funds required for different purposes such as for the purchase of long term assets or to meet day to day expenses of the business etc. जरूरत के समय आपके पास पैसे हो, ये मेक श्योर करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्यौरा बनाना पड़ेगा कि आपकी जरूरतें हैं कितनी, आपको छोटे समय में और लंबे समय में कितना कितना पैसा लगेगा, किस किस चीज के लिए लगेगा। अगर आपको पहले से ये पता होगा तो आप ऑब्वियसली अरेंजमेंट करना शुरू कर दोगे। भैया अगर राहुल को पहले से पता होता कि मुझे चॉकलेट खरीदनी है जो कि 10 रुपए की आने वाली है, तो ये घर से निकलते वक्त या पहले से ही 1-2 दिन पहले से ही अरेंजमेंट करके रखता, अपनी पॉकेट मनी से बचा लेता, मम्मी से मांग लेता, पापा से मांग लेता, बड़े भाई बहन से मांग लेता। अब इसको अपनी जरूरत के बारे में ही नहीं पता था जो फ्यूचर में अराइज हो सकती थी, तो फिर यहाँ पे फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई, जो कि इसके लिए गलत हो गया। It says apart from this there is a need to estimate the time at which these funds are to be made available। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोल रही है कि ना सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने फंड्स की आवश्यकता है, बट किस समय आपको फंड्स की आवश्यकता होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। राहुल को पहले से पता होना चाहिए था कि कल मैं चॉकलेट खाऊंगा और कल मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि ये पहले से उसके लिए प्रिपरेशन कर सके। सेकेंड में ये बोलते हैं एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। जरूरत से ज्यादा पैसा होना भी इनएडिक्वेट फंडिंग जितना ही बुरा है। Even if there is some surplus money, good financial planning would put it into best possible use so that the financial resources are not left idle and don't unnecessarily add to the cost। ये बोलते हैं कि भैया अगर किसी इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है तो वो अब क्या करे, फेंक दे उस पैसे को, मतलब ऐसे ही कूड़े में डाल दे कि भैया नहीं मुझे तो इतने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको तो मुझे फेंक देना चाहिए। तो ये बोलते हैं नहीं, अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है तो बेटर रहेगा कि आप उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि वहां से भी आप रिटर्न्स कमा सके। उसको यूजेज में ले आइए, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही क्यों नहीं, उसको बस आइडली पड़े मत रहने दीजिए। ऐसे कभी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे घर के लॉकर में पैसे पड़े हैं बिना जरूरत के। नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी तुम्हें उस पैसे की जरूरत नहीं है तो बेटर वे उसे कहीं इन्वेस्ट कर दो, शेयर्स में डाल दो, डिवेंचर्स में डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, लेकिन ऐसे घर में फालतू में पड़े मत रहने दो। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के।
यहाँ ये बोलते हैं if adequate funds are not available the firm will not be able to honor its commitments and carry out its plans। अगर जरूरत के टाइम पे पैसे नहीं होंगे तो फर्म अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा और अपने प्लान्स को कैरी आउट नहीं कर पाएगा। On the other hand, if excess funds are available, it will unnecessarily add to the cost and may encourage wasteful expenditure। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आपके पास होगा तो उससे wasteful expenditures होंगे, फालतू कॉस्ट ऐड होगी जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। फाइनेंशियल प्लानिंग शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है विद इन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है बियॉन्ड 1 ईयर। तो छोटे पीरियड की बात करो या लंबे समय की बात करो, दोनों के लिए ही फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। और जो छोटे समय की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ना, उसको हम बजट बोलते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो प्लानिंग चैप्टर में बजट पे ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है डिटेल्ड वे में, जाके देख लेना, ठीक है। हो पाएगा तो मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगी ऊपर आई बटन में, वहां से ही देख लेना। ओके, सो अभी हमने बात की कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग किया क्यों जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है ये, इसमें काफी सारे पॉइंट्स होने वाले हैं, तो एक एक करके देखेंगे हम। स्टार्टिंग विद दिस वन, ये बोलते हैं इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। देखो वर्ड क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में एडवांस में सोच के रखना और प्रेपरेशन करके रखना, राइट। जब हम ऐसा करते हैं एक्चुअली, तो कोई भी चीज फ्यूचर की हमें डराती नहीं है। कोई भी चीज फ्यूचर में आने वाली हो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं, हम पहले से ही तैयार हैं कि भैया फ्यूचर में ये चीज आ सकती है, ये चीज आ सकती है, ये चीज आ सकती है। वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, हम किसी भी चीज को फेस कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से पैसे से रिलेटेड जितनी चीजें फ्यूचर में आ सकती हैं उसको फेस करने के लिए फर्म पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले से आंकलना लगाई है, उन्होंने पहले से फोरकास्टिंग करी है। ऐसा नहीं है कि बस हवा में तीर चला रहे हैं कि भैया ऐसा होगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसे कर लेंगे, नहीं, प्रॉपर एक सिस्टम फॉलो करके फोरकास्टिंग करी है। सारे जितने पॉसिबल चीजें हो सकती हैं फ्यूचर में उन सब के बारे में सोचा है, एनालिसिस की है और उसके बाद अपनी प्रेपरेशन शुरू की है। तो उससे हम क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं फ्यूचर को फेस करने के लिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें तैयार करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना मोर और लेस सारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स ना प्लानिंग वाले ही होंगे जो प्लानिंग चैप्टर में आपने पढ़े होंगे। बस उसके आगे ये वर्ड फाइनेंस लगा देना या फाइनेंशियल लगा देना, बात खत्म। सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। प्लानिंग में भी हमने यही बात पढ़ी थी कि फ्यूचर में जो शॉक्स और सरप्राइजेस आपको मिल सकते थे, अब आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। जब चाइना में कोविड स्टार्ट हुआ था तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था ना कि इंडिया तक आ सकता है, हमने पहले से ही प्रेपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। दो वो उतने लेवल की थी नहीं, बट स्टिल कर तो दी थी ना अपने अपने लेवल पे, राइट। तो किसी भी शॉक और सरप्राइज के लिए ये आपको पहले से ही एडवांस में वार्निंग दे देता है ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। भाई देखो प्लानिंग में हमने सब कुछ सेट कर दिया, सबको एलोकेट कर दिया कि तुम्हारा इतना होने वाला है, तुम्हारे डिपार्टमेंट का यह होगा, तुम्हारे डिपार्टमेंट का ऐसा होगा, तुम्हारे डिपार्टमेंट का ऐसा होगा, वैसा होगा। अब ऐसे में हर डिपार्टमेंट को पहले से आइडिया है कि उनका कितना बजट है, वो कितना स्पेंड कर सकते हैं, उनको कितना पैसा आने वाला है। तो ऐसे में एक क्लैरिटी रहती है, फिर सारे डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिला के चलते हैं। वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने के बजाय एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं ताकि फ्यूचर में कुछ भी ऐसा ना हो जो उनको परेशान कर दे इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लेवल पे या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। सो फाइनेंशियल प्लानिंग से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होता है। देन दे से डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्शंस प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। पहले से ही डिटेल वे में अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं तो उससे कहीं ना कहीं वेस्टेज रिड्यूस होती है, एफर्ट्स डुप्लीकेट होने से बच जाते हैं और प्लानिंग में गैप भी नहीं आता है। प्लानिंग है क्या, प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करना। तो प्लानिंग इज बेसिकली वो ब्रिज जो कि प्रेजेंट सिनेरियो को फ्यूचर सिनेरियो से लिंक करती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगेन आई टोल्ड यू कि प्लानिंग के जो भी एडवांटेजेस होंगे, जो भी इंपॉर्टेंस होंगे, वो सारे के सारे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बस आपको साथ में फाइनेंस वर्ड ऐड करना पड़ेगा।
इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन में लिंक एस्टेब्लिश करता है कंटिन्यूस बेसिस पे। ये दोनों होते क्या हैं, इनके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आई बटन में प्लेस कर दूंगी, देख लेना। By spelling out detailed objectives for various business segments, it makes the evaluation of actual performance easier. क्योंकि ये डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव पहले से ही सेट कर देता है पूरे बिजनेस सेगमेंट्स के लिए, तो इससे एनालाइज करना हर किसी की परफॉर्मेंस थोड़ा सा इजी हो जाता है। देखिए प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में हम सबके लिए गोल्स रखते हैं, ठीक है, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर सेगमेंट के लिए अलग अलग गोल्स रख दिए। अब कौन सा डिपार्टमेंट अपने गोल्स को अचीव कर पाया है, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं कर पाया, ये एनालाइज करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, राइट। तो इससे सबकी परफॉर्मेंस भी समझ में आ जाती है कि कौन कितना पानी में है। ओके, तो बस यहीं पे आपके सारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने पढ़ा फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप ये तीनों ही टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट है, राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दो, इस वीडियो को और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो, नोट्स पेड रहने वाले हैं। And that's it. Thank you so much for watching this video.